तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है। टोटल 8 पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल ही डाल दिया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर वो होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे आज प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम बात करेंगे मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, कॉलॉइड्स, सॉल्यूशन, मिक्सचर, सॉल्युबिलिटी, सारे जो पॉइंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ये सारा देखेंगे। पर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाल वाला बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बिना कोई वक्त गवाए हुए केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है प्योर सब्सटेंसेज। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और बात करें अगर हम प्योर सब्सटेंस की, तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड अ सब्सटेंस, ठीक है, एज अ सब्सटेंस दैट आर मेड ओनली बाय ओनली वन एटम। ठीक है, वन एटम का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मतलब एक ही एटम होता है, वो एक ही टाइप का एटम होता है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं वो सब एक सिंगल टाइप के हैं। ठीक है, या फिर जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, कि सारे एटम सिर्फ उसी ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो। ठीक है, उनका मिक्सचर ना हो अलग अलग टाइप्स के एटम्स का या फिर सब्सटेंसेस का, वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इन टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि एलिमेंट एक वो सब्सटेंस होता है जो हम तोड़ नहीं सकते उसे दो या दो से अधिक भागों में। ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारे यूजुअल या हमारे जो नॉर्मल केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा हम उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन को हम नहीं तोड़ सकते टू और मोर सब्सटेंसेज में। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बुक्स की बात करें, जो कोचिंग्स की बुक्स हुई या फिर कोई भी हुई, वहाँ पर अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो वो 2115 दिखाएगा। ठीक है, 2015 से पहले का जो एलिमेंट्स थे वो 115 थे। ठीक है, पर 2016 में स्टार्टिंग में ही 3 एलिमेंट्स और जुड़ गए थे, तो अगर आप गूगल में आप सर्च करेंगे तो वो 118 दिखाएगा। ठीक है, जो पहला होगा वो हाइड्रोजन होगा और जो 118वां होगा वो होगा ओगेनेसस, या फिर उसको यूपेटिनियम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 118 अगर देखिए, अगर एग्ज़ाम में 115 होता है, 118 नहीं होता तो 115 लगाइए। अगर 118 दे रखा है तो 118 लगाइएगा, क्योंकि अपडेट अगर यूपीएससी या एसएससी अपडेट के हिसाब से दे रहा है तो वो 118 ज़रूर देगा ऑप्शंस में। अगर दोनों दे दिया है तो तब भी आप 118 ही लगाइए, क्योंकि आज के हिसाब से, गूगल के हिसाब से या किसी भी जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जब 118 एलिमेंट हो गए तो हमारी जो 7th रो थी, जो पहले खाली रहती थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल की 7th रो थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलकर बनता है। ठीक है, उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन है कई सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे 65% तो हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। ठीक है, 18% हमारा कार्बन एलिमेंट है, 10% हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है, और 3% नाइट्रोजन है, और 2% हमारा कैल्शियम है, और 2% ही हमारा एलिमेंट है। ठीक है, अदर एलिमेंट्स होते हैं वो। तो अब देखिए उसमें से 70% तो हमारा क्या होता है, वाटर होता है हमारे शरीर में। तो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके ही बाकी का 70% बना है, तो 65% और 10% हाइड्रोजन होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ हमारे और एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर सबसे जो कॉमन एलिमेंट है लिथोस्फीयर के अंदर, ठीक है, लिथोस्फीयर जो हमारी एटमॉस्फेयर में होता है, सबसे जो कॉमन एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो आ जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और कॉमन एलिमेंट जो हमारा यूनिवर्स के अंदर है वो है हमारा हाइड्रोजन। अगर बात करें तो लगभग 3/4 जो हमारी यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। मतलब 75% जो जगह है वो हमारी वो हाइड्रोजन से मिलकर बनी है पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, और जो रेयरेस्ट एलिमेंट है हमारी यूनिवर्स में वो है एस्टेटीन। ठीक है, जो एस्टेटीन है वो हमारा रेयरेस्ट एलिमेंट है, और जो हैवीएस्ट एलिमेंट है, मतलब जो सबसे भारी एलिमेंट है गैस के अंदर, वो है रेडॉन। ठीक है, और जो सबसे हल्का एलिमेंट है मेटल में वो है लिथियम। ठीक है, और जो सबसे हल्का एलिमेंट है गैस में वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स जो आपके लिए ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे बांटे गए हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके बेस पे। जैसे पहला है हमारा मेटल, ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन मेटल, और तीसरा है हमारा मेटलॉइड्स। ठीक है,
तो अब बात करेंगे मेटल्स की। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो हमारे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। ठीक है, ये और इसमें क्या, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एम से मान लीजिए मेलिएबल। ठीक है, ई से होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, टी से होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी, ए से होता है अलॉय कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, और एल से होता है लस्ट्रस और एस से होता है सोनोरस। तो ठीक है, ये पूरी मेटल्स की जो फुल फॉर्म है वो एस से मिलके बन जाती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड जब हमारा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल एकदम इसके उल्टे होते हैं, वो डक्टाइल भी नहीं होते और मेलिएबल भी नहीं होते हैं और वो ना ही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, हाइड्रोजन हुआ हमारा। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर मेटलॉइड्स की, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। ठीक है, तो वो मेटलॉइड कहलाता है। मतलब ये हमारा दोनों का मिक्सचर है, कुछ मेटल का भी और नॉन मेटल का मिक्सचर हमारा मेटलॉइड कहलाता है। या फिर इसे हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं, एक अदर वर्ड्स में मैंने सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है हुआ है देखिए, और ये होते हैं बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, तो ये हमारे सेमी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मिक्सचर। अगर बात करें कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, तो मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो मिल जाते हैं, पर केमिकली नहीं मिलते हैं, सिर्फ फिजिकली मिलते हैं, वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, जैसे एयर में हमारी जो ऑक्सीजन मिल जाती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होती हैं, तो ये हमारी एयर के अंदर उनका मिक्सचर है। ठीक है, और जो हमारा मिक्सचर है वो भी दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें होमोजीनियस की, तो देखिए होमोजीनियस क्या होता है, जब दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर। ठीक है, जब सारे सब्सटेंसेज हैं जो उसमें जो है कंपोनेंट वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो दीज मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, और या फिर हम इनको सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से मिल जाते हैं। सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन यही है कि जब कोई दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं तो वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हमारे सॉल्यूशन भी कहला सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। ठीक है, हेट्रोजीनियस वो कहता है कि वो दोनों पहली बात तो मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसे दूसरा सब्सटेंस होता है ना वो पूरी तरह स्प्रेड कर जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है उस दूसरे सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने रेत डाली, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो पूरी तरह नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए कुछ और सोप डाल दिया, ठीक है, तो पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हमारा होता है हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको सस्पेंशन या कोलाइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह नहीं मिलते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अगर बात करें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स की, ठीक है, तो मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर देखिए पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंपाउंड्स बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, वही जो फिजिकल प्रोसेस की तरह मिलते हैं। फिजिकल प्रोसेस कौन सी है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, तो ये होते हैं इनकी फिजिकल प्रोसेस की जहाँ पर हम फिजिकल चेंज लाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंपोनेंट एलिमेंट। ठीक है, और ये जो मिक्सचर होता है ना वो जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हीं की जो प्रॉपर्टी है वही शो करता है। ठीक है, अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। मान लीजिए कि आपने कुछ साबुन मिला दी, ठीक है, पानी में, या फिर मान लीजिए चीनी मिला दी आपने पानी में, वो घुल गई, तो फिर चीनी मीठी है तो पानी भी मीठा ही होगा। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। और एनर्जी इज़ यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी ना रिलीज होती है, ना कोई एनर्जी बनती है, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारा था कंजप्शन ऑफ अ मिक्सचर इज़ वेरिएबल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी रेशो ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई एक फिक्स रेशो नहीं होता कि यार जैसे H2O कह दिया तो वहाँ पर भैया, या फिर CO2 कह दिया, वहाँ पर एक फिक्स्ड पोर्शन होता है कि भैया एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, या फिर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कितना भी कुछ भी मिला सकते हैं, कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। ठीक है, और कोई डेफिनेट फार्मूला भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा
वो क्या कह रहा है, ए मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो मिक्सचर होता है इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एलिमेंट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड्स है सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारे वो मिलते हैं नहीं, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारी जितनी भी गैसेस बनती हैं वो कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ठीक है, अमोनिया हुआ, ये सब क्या है, हमारे कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही होगा, CO3 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, एक फिक्स्ड रेशो है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा 2 है और कार्बन हमारा सिंगल होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके भी 3 हमारे वो होते हैं पॉइंट, जैसे होता है एसिड, बेस और सॉल्ट्स, ठीक है। और ये हमारे किस पर हमें कैसे कैटेगराइज करते हैं, इन्हें हम देखते हैं हमारे जो pH वैल्यूज़ होती है उनके, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक है। वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो यही होता है कि ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि जैसे इनमें हमने पहले एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, ठीक है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी थी। जब इनको हम मिला देंगे, हमने CO2 बना दिया, तो जो कंपाउंड नया बनकर आएगा उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से एकदम अलग होगी, ठीक है। वो इन दोनों से मैच नहीं करेगी। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हम दोनों को मिला के हमने पानी बना दिया, तो पानी की जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी नहीं होगी, वो अलग होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या क्या कह रहा है हमारा, कि एनर्जी इज गिवन आउट और ऑब्जर्व, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी ऑब्जर्व भी होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि कंपाउंड कंपोजिशन इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव डेफिनेट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर जो कंपाउंड का कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है और डेफिनेट फार्मूला भी होता है, जो वो मैंने आपको आगे बता ही दिया है, ठीक है। एक कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो एकदम अपोजिट है हमारा जो सॉल्यूशंस होते हैं या फिर हमारे जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनका एकदम अपोजिट होता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है। जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनका भी अपोजिट है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का। ये होमोजीनियस मिक्सचर इज मीन्स दैट ए मिक्सचर इज जस्ट सेम थ्रू आउट, ठीक है। जैसे हमारे साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल वही जो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरह मिल जाते हैं, ठीक है। और ये वैसे ही रहते हैं जैसे शुरुआत में थे, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला तो ये कि यार ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जो इसका साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो बहुत छोटा होता है, अराउंड 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर चला गया है। जो इसकी जो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁹, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर इसकी वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की। तो इनका डायमीटर होता है ये किसी भी पार्टिकल्स का, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। द पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से हमें नहीं दिखाई देते। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि ये फिल्टर के थ्रू भी पास हो जाते हैं, ठीक है। हमने फिल्टर लगाया इन्हें छानने के लिए पर ये नहीं छानते, ये पास हो जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्टेबल होते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं ना ज़्यादा, और ये लाइट को बीम भी नहीं करते, स्कैटर भी नहीं करते। आपने कोई लाइट इनके अंदर से गुजारी तो ये उसको स्कैटर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि आप कितना अमाउंट ऑफ शुगर कितने अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर मिला रहे हैं, वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये रहा, ये इसका फॉर्मूला है। तो वही कह रहे हैं कि कितना आपने शुगर मिलाया और कितना आपने उसमें वाटर मिलाया, ठीक है। उन दोनों का रेशो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ फॉर्मूलेज और होते हैं, ठीक है, जो वो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इस उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद आता है हमारा सस्पेंसन। और सस्पेंसन की बात करें तो सस्पेंसन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स के होता है और ये पूरी तरह फैल जाता है, ठीक है, और ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेत हुई हमारी, ठीक है, और वो पानी में डाल दी,
ठीक है। तो वो क्या होगा, पूरी तरह मिक्स नहीं होगा, उसके रेत के कण उसमें रह जाएंगे और हम उसे बिना माइक्रोस्कोप, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पहली बात तो क्या कि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं ये, ठीक है। और हम इन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं खुली आंखों से भी, ठीक है। और जो इसके पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर के से पास नहीं हो सकते, ये छन के अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी देर में अपने आप इधर उधर घूमते हुए नीचे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होते हैं। और जब इनमें इसमें से लाइट पास करते हैं इस सॉल्यूशन में से, तो ये लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, लाइट को बाधित करता है ये, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है, सस्पेंशन की। अब उसके बाद आता है हमारा कोलॉइड्स, ठीक है। अब कोलॉइड्स क्या कहता है, देखिए कोलॉइड्स भी इज़ ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। जो इसका साइज़ होता है हमारे पार्टिकल का, वो कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन और ट्रू सस्पेंशन के बीच में कहीं आता है। मतलब जो इसका जो हमारा ये समझ लीजिए कि ये सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन होता है हमारा, उन दोनों के बीच में कहीं आता है, ठीक है। मतलब जो इसका साइज़ है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में कहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन हुआ, मिल्क इंक हुआ, ब्लड हुआ हमारा, जेली हुआ, ठीक है, या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट हुए, इन सब का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा कोलॉइड्स कहलाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। जैसे ये होमोजीनियस होता है, मतलब पूरी तरह सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, पर साइज़ 1 नैनोमीटर नहीं होता, साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। हम इसे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है, पर ये उसमें से पास करता है, ठीक है, ये पास जाता है। ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्वाइट स्टेबल भी होता है, ये थोड़ा सा स्टेबल भी होता है, ठीक है, पर ये लाइट को स्कैटर करता है, ये हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, इसमें दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं कि होमोजीनियस है, साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप पर दिखाई नहीं देता है, पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, ये स्टेबल होता है और प्लस ये लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, या फिर उसमें हमने जो मैक्सिमम अमाउंट हमारा सॉल्यूट होगा, जो हमने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उस 100 ग्राम वाटर में हमने चीनी मिला सकते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, जो हमें दिया जाएगा वो, उस पर अगर हम एक 100 ग्राम पानी के अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिला सकते हैं कि वो घुल जाए, वो हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, ये हमें जानना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। वो ये कह रहा है कि अगर हमने, जैसे हमने देखा होगा कभी पानी होता है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि पानी हुआ, हमने उसमें पानी चीनी डाला, अगर पानी ठंडा है तो चीनी कम घुलेगी, ठीक है, पर अगर गर्म पानी में आप अगर चीनी को डाल दें तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है। बस वो वही कहना चाह रहा है कि अगर इंक्रीज़ हमारा टेम्परेचर होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और जो हमारी सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की, ठीक है, लिक्विड के अंदर, वो अनअफेक्टेड रहती है प्रेशर से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हमारा रहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीज, ठीक है, इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा उल्टा हिसाब चल रहा है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करा तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो मान लीजिए नाइट्रोजन गैस भी होती है, वो सॉल्युबल कब होगी, जब वो खुद लिक्विड के फॉर्म में हो। अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो वो सॉल्युबल कहाँ से होगी, वो तो गैस होगी, ठीक है, वो वेपर्स बन के उड़ जाएगी। तो वही ये कह रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया तो वो डिसॉल्व हो गया, पर अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो दोबारा से गैस की फॉर्म में आ जाएगा, वो तुरंत उसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। तो वही बता रहा है कि प्रेशर में देखिए आपने देखा होगा कि सिलेंडर्स में हम एलपीजी भरते हैं, वो गैस होती है, पर उसे हम प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, तो वो सॉल्युबल हो गई, ठीक है। और जब प्रेशर रिलीज़ कर देंगे तो दोबारा से गैस बन जाएगी, तो वो सॉल्युबल नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज भी देखिए हमारा क्या कह रहा है कि दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो आपने बताया था मैंने आपको कि जो हमारे शुरुआत में जो होमो मिक्सचर था हमारा, ठीक है, तो वो होमो फिजिकल चेंज होता था, तो वहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही पुराना सब्सटेंस रहता है, बस वहाँ पर मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है हमारा केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ दही गए कर्ड गए, ठीक है, दूध में से, या कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया बर्निंग ऑफ पेपर, ये पूछा गया था कि ये बर्निंग ऑफ पेपर है, ये कैसा हमारा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। अभी शायद पिछले अभी जो सीजीएल निकल के गए उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2-3 बार। उसके बाद आता है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, कि जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनको कौन कौन सी मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। मैं मिक्सचर मतलब जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो मिक्सचर होता है हमारा, उसको अलग करने के लिए उस कंपोनेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा उसका नेचर होगा वैसे ही हम उसमें फिजिकल प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी लग सकती हैं, जैसे हमारा सब्लिमेशन, ठीक है, मैग्नेट, सॉल्वेंट्स, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप बात करें, ठीक है, अगर हम अब बात करें किसकी, देखिए अब हम अगर इसमें बात करें हमारे हम बात करेंगे सबसे पहले इन सॉल्वेंट, फ्रिक्शन, इनको अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। अब जैसे मिक्सचर होता है तो मिक्सचर भी दो तरह का हो सकता है, जैसे लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है, या फिर गैस लिक्विड का मिक्सचर। तो अलग ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे, उन्हीं कॉम्बिनेशन में ये सारी जो हमारी होंगी ये सारी अप्लाई होंगी, ठीक है। देखिए जैसे हमारा है, मान लीजिए हम 2 सॉलिड्स को मिला रहे हैं, 2 सॉलिड है हमारे, हम उनको ही आपस में मिला रहे हैं, तब कौन कौन से मेथड यूज़ होंगे, तब हमारे होंगे सॉल्वेंट, सब्लिमेशन और मैग्नेट, ठीक है। देखिए अब सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है हमारा, अगर आप सीधी सी डेफिनेशन में इसको बोलूँ तो वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट वेयर एज द अदर कंस्टिट्यूएंट सॉल्युबल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक सॉल्वेंट है, उसके हमने अंदर 2 सॉलिड डाल दिए, तो जिसमें से एक हमारा सॉल्युबल होगा और दूसरा हमारा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें ऐसी चीज़, ऐसे ही सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक तरफ नमक लिया, ठीक है, और एक तरफ हमने कोई सैंड डाल दी, ठीक है, सैंड और हमारा सॉल्ट हुआ, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, अभी वो सॉलिड है, पर सॉल्ट हमारा वाटर में सॉल्युबल है और सैंड हमारा नहीं है। तो हमने क्या करा, वाटर डाल दिया, सॉल्ट हमारा घुल गया, ठीक है, उसके बाद हमने उनको अलग अलग छान लिया, ठीक है, तो हमारा सैंड अलग रह गया और हमारा जो सॉल्ट है वो अलग आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये होता है सॉल्वेंट का मेथड, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक सॉल्वेंट के लिए। उसके बाद आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी सॉलिड को डायरेक्ट हम सीधे गैस में चेंज करते हैं या फिर गैस को हम सीधे डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस से हम कैसे 2 सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि 2 सब्सटेंस हैं आपके पास, ठीक है। जो पहला सब्सटेंस है, जैसे वो कोई भी एक सब्सटेंस हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, या फिर आयरन हो गया, ठीक है। मान लीजिए आयरन और आपका कैम्फर हुआ, या मतलब जैसे हम कहते हैं कैम्फर को कपूर हुआ, ठीक है। हमने क्या करा, सब्लिमेशन कर दिया, हमने डायरेक्ट कैम्फर को आग लगा के सीधे गैस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो आयरन है वो रह जाएगा और जो कैम्फर है वो गैस बन गया और वो अलग हो गया उससे, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेट्स, ठीक है। मैग्नेट्स तो आपको सीधे पता होगा कि आपके पास एक लकड़ी और लोहे का मिक्सर पड़ा हुआ है, तो आप कैसे अलग करेंगे, चुंबक उसके पास लाएंगे तो आयरन जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ और लकड़ी है वो वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल 3 मेथड होते हैं किसी भी 2 सॉलिड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 2 सब्सटेंस है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, ठीक है, और उन दोनों को आपको अलग करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हैं ये 6 प्रोसेस। पहला है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, आप देखिए फिल्ट्रेशन तो आपको सीधे पता होगा कि फिर फिल्टर करते हैं, सॉलिड है एक लिक्विड है, ठीक है, आपने फिल्टर किया तो जो सॉलिड होगा वो रह जाएगा अलग, ठीक है, और जो लिक्विड होगा वो उसमें से फिल्टर होकर पास हो जाएगा,
सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपके पास मान लीजिए कोई बॉल्स हो आयरन की और आपने उसे अपने टब में डाल दिया और वाटर भर दिया, तो आप क्या करेंगे, अलग करने के लिए आप उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे, ठीक है, स्पिन करेंगे पानी को, तो क्या होगा, जो बॉल्स होंगी वो किनारे पर आ जाएंगी, ठीक है, जब किनारे पर आ जाएंगी वो सारी वहाँ से हट के किनारे पर आ जाएंगी और वहाँ से इकट्ठा आप उसे करके निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। एवेपोरेशन होता है कि मान लीजिए आपके सैंड थी वो गिर गई आपके वाटर में, आपने क्या करा, गर्म कर दिया, पानी को भाप बना दिया, तो आपका सैंड सैंड रह गई और जो वाटर था वो सारा वेपराइज हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेपर। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपने क्या करा, बहुत ही ठंडी चीज़ को बहुत गर्म कर दिया, ठीक है, तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस से अगर हम सॉलिड को या लिक्विड को हम अलग करते हैं तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रेमेटोग्राफी। क्रेमेटोग्राफी क्या कह रहा है, ये एक टेक्निक है जहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में दो लिक्विड और सॉलिड हमारे मिक्स हुए होते हैं, ठीक है, और हम सेपरेटिंग की टेक्निक से, मतलब क्रेमेटोग्राफी टेक्निक से उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्लैक इंक हुआ हमारा, ठीक है, और वो किसी एक छोटी या किसी डाई से मिक्स कर रही है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पेपर की मदद से, पेपर होता है, उस पेपर की मदद से हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा क्रेमेटोग्राफी। उसके बाद आता है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि यहाँ पर एक हीट करते हैं पहले हम लिक्विड को, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर उस वेपर के बाद हम उसे दोबारा कूल करके दोबारा लिक्विड में ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हों तो उसके लिए दो प्रोसेस होती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये दो हमारी प्रोसेस हैं। अब ये देखिए ये प्रोसेस क्या कहती है, पहली है जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वो क्या कह रही है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिक्सेबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है, द डिस्टिलेबल बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि दो दो टेम्परेचर हैं, दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है दोनों लिक्विड्स का अलग अलग टेम्परेचर होगा बॉइलिंग होने का। तो वो क्या कहते हैं, हमने दोनों लिक्विड एक में मिक्स हैं, हमने क्या किया, दोनों को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले ही बॉईल हो जाएगा और जो दूसरा होगा लिक्विड वो उसी में रह जाएगा, तो हम उसे वहाँ से अलग कर सकते हैं और दोबारा फिर उस जो बॉईल हो गया है उसको दोबारा ठंडा करके हम अलग ले आएंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल हमारा क्या है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग टनल, ठीक है। सेपरेटिंग टनल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टनल विच हैज़ ए स्टॉप कॉक इन इट्स आइटम टू अलाउ टू फ्लो लिक्विड फॉर्म इट, ठीक है, और स्टॉप टू द फ्लो ऑफ लिक्विड फॉर्म इट। द सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेंसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोनों लिक्विड हैं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, तो यहाँ पर क्या है कि स्पेशल टाइप की टनल होती है जो सिर्फ उसी डेंसिटी को अलाउ करेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अगर अदर डेंसिटी का लिक्विड आएगा वो उसे नहीं पास करेगा, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कि हमारा ऑयल हुआ और हमारा मिल्क हुआ, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो वो क्या करेगा, ऑयल को पास कर देगा और या मिल्क को या फिर कर्ड को पास नहीं करेगा, ठीक है। तो वो हमारा होता है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है, ये हमारा एक नया मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा एलपीजी टॉपिक कि एलपीजी क्या होता है। तो आप सबको पता है कि एलपीजी हमारा होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको फुल फॉर्म हो गई, ठीक है, या फिर इसको बोतल गैस भी कहते हैं क्योंकि हमारे सिलेंडर्स में भरी रहती है, या फिर हम इसे डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं, ठीक है। तीन नाम है इसके, डोमेस्टिक गैस, बोतल गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये हमारी किस लिए यूज़ होती है, ये हमारी नेचुरल गैस के थ्रू हमारी यूज़ पाई जाती है और इसमें हाइड्रोजन कार्बन्स होते हैं। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन कार्बन्स का जिसके अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन होता है, ठीक है। ये इन तीन का मिक्सचर बनता है और इसे एक मॉडरेट प्रेशर से, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर से इसे बंद कर दिया जाता है या लिक्विफाई कर दिया जाता है या फिर इसे पानी की फॉर्म में लिया जाता है और टेम्परेचर उस वक्त नॉर्मल होता है, टेम्परेचर का कोई डिफरेंस अलग नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे प्रेशर से दबाकर इसे लिक्विफाई कर दिया जाता है सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये टॉपिक जो पूरा था प्योर सब्सटेंसेस का। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो हमारा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट एटम बॉम्ब क्या था, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी, चेन रिएक्शन, ठीक है, उन सब की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें
ठीक है। अभी तक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने नीचे जो लाल बटन है या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।